आज के शो की शुरुआत करें सबसे बड़ी खबर से और वो है मोदी कैबिनेट में होने वाले बड़े फेरबदल की। कल हमने आपको ये जानकारी दी थी कि 12 जुलाई को टीम मोदी में बड़ा बदलाव हो सकता है, इसका ऐलान किया जा सकता है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि कई ऐसे नेता मंत्री बनने जा रहे हैं जिनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो फिर जाहिर है कि वो मंत्री बनने के बाद एनडीए में शामिल हो जाएंगी वो पार्टियां। उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को 24 से भी ज्यादा सहयोगी मिल सकते हैं और इनमें उन पार्टियों के नाम भी हैं जो कभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं थे। जब चुनावी साल में तमाम पार्टियां बीजेपी के साथ जुड़ने जा रही हैं तो सवाल यह किया जा रहा है कि क्या मोदी के नाम पर ही जीत की गारंटी है, इसलिए लोग एनडीए की ओर रुख कर रहे हैं, इसलिए पार्टियां एनडीए से जुड़ रही हैं। इसी से जुड़ा हमने अपना शो का नाम भी दिया है, यहां जीत की गारंटी है। कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे एनडीए से कौन जुड़ेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए हाल में फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबान से शब्द सामने आया था, गारंटी शब्द जो चर्चा में आया। उसके पहले तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला जहां निकलता है वहां लोगों की भीड़ कुछ इसी तरह होती है। दोनों तरफ आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे लोगों की भारी संख्या में लोग मौजूद होते हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस कुंबे को और बड़ा करने में लग गए हैं। सबसे पहले देखिए गारंटी शब्द कैसे चर्चा में आया। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। तो यहां से गारंटी शब्द सामने आया। अब मोदी गारंटी बनते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें टीम मोदी में जगह मिलने की खबर है। इनमें कई नाम सहयोगियों के हैं तो कोई बीजेपी के नेता भी हैं। आइए सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है चिराग पासवान का, और यह सबसे बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान जो अभी तक एनडीए के कुनबे से दूर थे और एनडीए में जुड़े भी नहीं थे, लेकिन उन्हें शामिल किया जा सकता है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है, अजीत पवार का नाम चल रहा है, महाराष्ट्र से चौंकाने वाला नाम है अजीत पवार। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है, इनके अलावा देवेगौड़ा का नाम चल रहा है जो एनडीए के नए साथी बन सकते हैं। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर नए साथी हो सकते हैं एनडीए के। इसके अलावा मुकेश सहनी का नाम चल रहा है जो कि एनडीए में आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार से चिराग पासवान का नाम हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनोद सोनकर, गुजरात से जीतू बघानी, सीआर पाटिल, तेलंगाना से बंदी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी और स्वयं बापूराव का नाम शामिल है। ये लोग कैबिनेट में भी शामिल किए जा सकते हैं। कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं के हम आपको नाम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लॉकेट चैटर्जी, दिलीप घोष, कौन कौन बनेंगे मंत्री, ये देखिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ रहा है जो केंद्रीय कैबिनेट में आ सकते हैं। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आ रहा है जो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी गुट के नेता हैं और हाल ही में एनसीपी छोड़कर शिंदे गुट के साथ आए, एनसीपी का अपना अलग गुट बनाया और अब एनसीपी पर दावा भी कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी मंत्रियों के नाम आपको दिखाएं। ये प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी एनसीपी में ही आए प्रफुल्ल पटेल। और आपको बता दें कि इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल जो कैबिनेट में शामिल की जा सकती हैं और जो कि पंजाब से रहेंगी। इसके अलावा चिराग पासवान जो कि बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं और उन्हें भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। यहीं से लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी आते हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। विनोद सोनकर भी आते हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। गुजरात का अगर रुख करें तो गुजरात से जो अहम नाम सामने निकलकर सामने आ रहे हैं वो है जीतू बघानी का और सीआर पाटिल का।
इसी तरह से अलग अलग स्टेट से अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल से आप देखिए कि लॉकेट चैटर्जी को जगह दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल से ही दिलीप घोष को जगह दी जा सकती है। दिलीप घोष भी केंद्रीय कैबिनेट में लाए जा सकते हैं। और ये गुजरात से अगर हम बात करें तो गुजरात से भी बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। जीतू बघानी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। सी आर पाटिल को भी केंद्रीय कैबिनेट में लाया जा सकता है। और आपको बता दें कि गुजरात में जो प्रचंड जीत इस बार बीजेपी को मिली, उसके लिए बताया जा रहा है कि सी आर पाटिल की अहम भूमिका थी, तो इनाम मिल सकता है। तेलंगाना से अगर बात करें, तेलंगाना से बंडी संजय कुमार को लाया जा सकता है। इसके अलावा अरविंद धर्मपुरी को भी लाया जा सकता है और स्वयं बापू राव को भी केंद्रीय कैबिनेट में लाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल से हमने आपको बताया लोकेट चैटर्जी और दिलीप घोष का नाम। अगर केरल की बात करें तो केरल से सुरेश गोपी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तमिलनाडु से एम थंबी दुरई का नाम चल रहा है। ये वो तमाम नाम हैं जो केंद्रीय कैबिनेट में लाए जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि 13 जुलाई को फ्रांस जाने से पहले यानी कल मोदी कैबिनेट में फेरबदल का ऐलान हो सकता है। तो पीएम के फ्रांस से लौटने के बाद 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें एनडीए में शामिल होने वाली पार्टियों के साथ साथ मोदी के बुलावे पर वो पार्टियां भी पहुंचने वाली हैं जो फिलहाल एनडीए में नहीं है। सबसे पहले मौजूदा सहयोगियों की लिस्ट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मौजूदा सहयोगियों की लिस्ट कौन कौन सी है, इस पर नजर डालते हैं और आपको दिखाएं एनडीए में शामिल पार्टियां कौन कौन सी है। अभी शिवसेना है, शिंदे गुट वाली शिवसेना अभी एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा है। और बाकी पार्टियों की बात करें, अपना दल उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा एनपीपी एनडीए का हिस्सा है और साथ ही साथ एनडीपीपी भी एनडीए में है इस वक्त। एसकेएम भी एनडीए में है, एनडीए की टीम में है। एमएनएफ की बात करें, एमएनएफ भी एनडीए की टीम में है। और आपको बता दें एनपीएफ भी इस वक्त एनडीए में शामिल है और आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ये भी एनडीए में शामिल है। आरपीआई ये जो रामदास अठावले की पार्टी है, एजीपी असम गण परिषद की जो बात करें, पीएमके ये भी एनडीए में है। ये वो पार्टियां, यूपीपीएल ये वो पार्टियां हैं जो इस वक्त एनडीए में है, एनडीए में शामिल है, एनडीए के साथ है। एआईएनआरसी का नाम भी है इसमें। किस तरह से जो कुनबा है वो बड़ा होता जा रहा है वो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बताएं उन पार्टियों पर अब नजर डालिए जो दोबारा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, इस पर भी हम नजर डालते हैं। जल्दी से दिखाइए वो पार्टियां जो अब एक बार फिर से बीजेपी का और एनडीए का रुख कर सकती हैं। एलजेपी ये रामविलास पासवान वाली पार्टी है जिसको चिराग पासवान लीड करते हैं। एनसीपी अजीत गुट वाली पार्टी जो कि एनडीए से जुड़ सकती है। जेडीएस भी अपना समर्थन दे सकती है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद। एसबीएसपी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है वो इसमें आ सकती है। वीआईपी जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है वो भी मुकेश सैनी, वीआईपी माफ कीजिएगा मुकेश सैनी की पार्टी है बिहार की, वो एनडीए में आ सकती है। इसके अलावा आरएलएसपी जो है वो भी एनडीए में आ सकती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो भी एनडीए का रुख कर सकती है। आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल भी एनडीए का रुख कर सकती है। ये पार्टियां एनडीए के साथ जुड़ सकती हैं। यानी एनडीए के जो दायरा है वो और बढ़ता जा रहा है। टीडीपी को ले लें, शिरोमणि अकाली दल को ले लें, ये सब पुरानी साथी रही हैं लेकिन अब एक बार फिर से रुख कर सकती हैं एनडीए का। अगर पार्टियों के नाम से आपको थोड़ी उलझन हो रही हो तो हम आपके सामने वो चेहरे भी पेश करते हैं जिनकी पार्टियां एनडीए से जुड़ने वाली हैं। सबसे पहले जो पहला नाम है वो चिराग पासवान का है। चिराग पासवान आ सकते हैं। हाल ही में पवार से अलग हुए, शरद पवार से अलग हुए उनके भतीजे अजीत पवार। कर्नाटक से पूर्व पीएम देवेगौड़ा की पार्टी। इसके अलावा यूपी से ओम प्रकाश राजभर, बिहार से मुकेश सहनी, एक बार फिर से नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आने वाले हैं। सीटों पर अखिलेश से बात नहीं बन पाने के बीच जयंत चौधरी के भी एनडीए में आने की खबर है। खबर है कि चंद्रबाबू नायडू और सुखबीर सिंह बादल की पार्टी से भी बात पक्की हो गई है, वो भी आ सकते हैं एनडीए में शामिल होने के लिए। यानी पीएम मोदी ने विपक्ष के खेमे में अभी से खलबली मचा दी है, जबकि विपक्ष पटना के बाद बेंगलुरु में गठबंधन बनाने के लिए मीटिंग की तैयारी कर रहा है। उस वक्त मोदी के नाम पर विपक्षी दल लगातार पाला बदलने में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले विपक्ष कमजोर भी नजर आ रहा है, बिखरा हुआ भी दिख रहा है और इसे ही मोदी की गारंटी कहा जा सकता है। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है।
वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। जितनी पार्टियां एनडीए से जुड़ने जा रही हैं उसे एक तरह से देखें तो 2024 से पहले फिर पुराना एनडीए चुनावी मैदान में लौट सकता है। यानी एनडीए की वही तस्वीर होगी जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में थी, बल्कि इसमें कई वैसी पार्टियां भी हैं जिनका एनडीए से कभी नाता नहीं रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या 2024 में मोदी सरकार की जीत की गारंटी है और कल तक विपक्षी खेमे में बैठी क्षेत्रीय पार्टियां मोदी के साथ एनडीए में शामिल होना चाहती हैं ताकि सत्ता के साथ चलने का उनका भी अस्तित्व बचा रहे। 2024 में आएंगे तो मोदी ये बात हाल ही में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। ये विपक्षी दलों की इन हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। दो 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। मोदी की इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। ये देखिए, ये लोगों का हुजूम जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह है। प्रधानमंत्री का जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है उसकी वजह से प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। ये माना जाता है कि मौजूदा दौर में भारत की राजनीति को समझने और परखने वाला मोदी से कोई बड़ा नेता नहीं है और जब मोदी की जुबान से ऐसा कॉन्फिडेंस निकलता है तो सबको लगता है कि जीतेंगे तो मोदी। और शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से कल बीजेपी को छोड़कर चले गए थे जो वो चुनाव से पहले एक बार फिर से एनडीए में वापसी करना चाहते हैं। अब समझिए कि पीएम मोदी या बीजेपी के इस आत्मविश्वास का आधार क्या है। जब तमाम विपक्षी पार्टियां सोच रही थी कि 2024 के लिए अब कुछ सोचना चाहिए, तब बीजेपी 2024 को जीतने के काम में जुट गई थी। पार्टी ने कैसे सांसदों से लेकर बूथ अध्यक्ष तक का टारगेट सेट कर रखा है, जरा उसे हम समझने की कोशिश करते हैं और आपके सामने तैयारी जो है बीजेपी की उसे भी हम रखने की कोशिश करते हैं। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या है मिशन 2024 बीजेपी के लिए। चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी, महाजन संपर्क अभियान चलाया जाए, यानी कि हर एक आदमी से कनेक्ट किया जाए। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखा गया, किस सांसद ने कितना काम किया, किसको टिकट मिलना चाहिए। टिफिन बैठक का आयोजन किया गया, टिफिन बैठक के जरिए लोगों से संवाद स्थापित किया गया और लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया गया। जिला स्तर पर पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई ताकि हर आदमी से उसकी राय ली जा सके। बूथ अध्यक्षों के संपर्क में जिला प्रभारी रहेंगे और यही नहीं, यहां तक कि मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे छोटे छोटे मुहिम से हर एक बूथ को साधने की कोशिश की गई। इसी का नतीजा है और इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर न सिर्फ 2024 तक है बल्कि 2047 तक भी है। तो दरअसल जो बीजेपी है वो अपने कार्यकर्ताओं के परिवार का हालचाल तक रखते हैं और इसी आधार पर मोदी कहते हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से अलग है। क्या कहते हैं पीएम, आइए सुनवाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक बार सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इस पर। हम भारतीय जनता पार्टी के उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम
हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। तो बीजेपी बूथ स्तर पर पहुंचने की तैयारी करती है और हर बार करती है और पूरा सिस्टम ऐसे ही चलाती है। बूथ अध्यक्षों को भी लगता है कि उनकी बात पार्टी के टॉप लीडरशिप तक पहुंच रही है और उनकी बातों को सुना जा रहा है। शायद बीजेपी की कामयाबी का राज भी यही है। पीएम मोदी सरकार के कामकाज के बीच में जैसे चुनावी रैलियों के लिए भी वक्त निकालते हैं, वैसे ही कभी कभी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते हैं। हाल ही में बीजेपी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसे खुद पीएम मोदी ने संबोधित किया था और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को 24 की जंग जीतने का मंत्र भी दिया था। और प्रधानमंत्री इसलिए कहा जा रहा है कि 2024 के मिशन पर लगे हुए हैं और न सिर्फ लगे हुए हैं बल्कि कॉन्फिडेंट भी हैं। आइए अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, अगली कहानी जो आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या मुसलमानों के मन में है मोदी? और न सिर्फ देश के मुसलमान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े मुस्लिम नेता भी मोदी पर भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बीजेपी और पीएम मोदी के एजेंडे में पसमानदा मुसलमान भी है, जिनकी संख्या लगभग 80% है इस देश में। और ऐसा लगता है कि मोदी का ये मुहिम काम भी कर रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं ये बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। सऊदी अरब के न्याय मंत्री और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा भारत के दौरे पर। यह तस्वीर आपके सामने है। इनसे एनएसए अजीत डोवाल ने मुलाकात की है। मुलाकात के दरमियान भारत में मुसलमानों के हालात पर, दुनिया में भारत के मुसलमानों के हालात पर चर्चा की गई है। अब आपको बताते हैं पूरी जानकारी क्या है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर अल ईसा भारत के 5 दिनों के दौरे पर आए हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात की। दोनों ने दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें इस समय मुलाकात इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यूसीसी भी इस वक्त एक बहुत अहम पहलू है इस देश में। समय अगर ईसा भारत आए हुए हैं अलीसा, तो इनके दौरे को कई अहम मायनों में देखा जा रहा है, क्योंकि अलीसा को दुनिया में इस्लाम के नरम धड़े की आवाज के रूप में पहचाना जाता है। अब आपको सुनाते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में एनएसए अजीत डोवाल ने भारत को लेकर, भारत के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ी बात कही। 200 million Muslims, the involvement of Indian citizens in the global terrorism has been incredibly low. Yet the challenge of extremism and global terrorism compels us not to lower our guards. तो अजीत डोवाल का ये संबोधन इंग्लिश में था। मैं आपको इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके जल्दी से बता देता हूं। अजीत डोवाल कह रहे हैं कि ग्लोबल टेररिज्म में भारतीय मुसलमानों की भूमिका ना के बराबर है, तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। भारतीय मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है। हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल है और ये मॉडल भारत सह अस्तित्व का एक महान मॉडल है। विविधता में एकता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सहिष्णुता को जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। हम आस्थाओं के बीच को समझ कर इसे हम मजबूत करना चाहते हैं और सद्गुरु और श्री श्री रविशंकर का गहरा सम्मान करता हूं। दोनों हस्तियों का उन्होंने जिक्र भी किया। अब इस मुलाकात के मायने क्या ये भी हम आपको बताते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग को दुनिया में मुस्लिमों के सबसे प्रभावशाली संगठन के तौर पर देखा जाता है और मोहम्मद अल ईसा मुस्लिम लीग के प्रमुख हैं। ऐसे में उन्होंने जो बातें कही हैं उनके मायने कह रहे हैं। 5 दिन तक अल ईसा भारत में रहेंगे। कोशिश होगी कि मुस्लिम समुदाय से संवाद स्थापित करें और मुसलमानों को लेकर जो गलतफहमी है इस यहां पर जो खास करके विपक्ष और बाकी दल फैलाते रहते हैं उनको उस बारे में बात करें और उनको समझाया जाए कि यूसीसी का फायदा क्या हो सकता है, उसके बारे में भी वह बात करें। अब आपको बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद मुस्लिम देशों में भी बढ़ रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो बताती है कि मुस्लिम देशों में मोदी का कद कितना बढ़ गया। तस्वीर अब देखिए, ये जब मिस्र के दौरे पर थे तब की यह तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम नेताओं के बीच हैं और किस गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हो रही है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडरशिप में इसलिए अव्वल रहते हैं और इसलिए उनका अप्रूवल रेटिंग भी इतना हाई रहता है। अब एक और खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताते हैं। भारत से सटा हुआ अफगानिस्तान और वहां पर तालिबान का शासन है, लेकिन तालिबान भी मोदी की ताकत को समझता है और भारत की जरूरत को समझता है।
जिसके बाद उसने एक ऐसी बात कही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तालिबान ने कहा है कि उसे हिंदू मंदिरों से कोई ऐतराज नहीं है। इसी के बाद पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के मीरन शाह में मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है। यहां पर 60 हिंदू परिवार रहते हैं और तालिबान इन्हीं के लिए मंदिर बनाएगा। यह इलाका भले ही पाकिस्तान की मैप में दिखता हो, लेकिन यह तालिबान का गढ़ माना जाता है। यहां पर 10 साल से टीटीपी के साथ पाकिस्तान का गतिरोध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तालिबान के इशारे पर यहां पत्ता तक नहीं हिलता और अगर यह मंदिर बन जाएगा तो मीरन शाह में रहने वाले हिंदू परिवारों को काफी सहूलियत होगी। अभी उन्हें पूजा के लिए 150 किलोमीटर दूर वाना शहर जाना पड़ता है। लेकिन मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति और अफगानिस्तान से भारत के अच्छे रिश्ते, जिसका जिक्र हाल ही में किया गया था, ऐसा लग रहा है कि वहां पर रह रहे हिंदू परिवारों के लिए इस मुश्किल का हल निकल चुका है।